मैं कहना चाहता हूं सर, आपके माध्यम से विधायक जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सर हमारी सरकार, हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है सर, हम लोग काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं सर। हजारीबाग में शेख भिखारी हॉस्पिटल बन रहा है सर, और गर्व की बात होनी चाहिए सर, विधायक जी के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उसके साथ साथ सर हम लोग 500 बेडेड हॉस्पिटल भी बना रहे हैं सर। हमारा मकसद है सर कि जो बड़ा जिला है सर, आसपास के जिले में जो पेशेंट आए वहाँ अच्छा इलाज उनका हो सर। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हमें लगता है 90% से हम लोग काम कर चुके हैं। बहुत जल्दी जो सदर हॉस्पिटल का जो लोडेड है वहाँ पे हम लोग सर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर देंगे, तो पेशेंट को जो दिक्कतें हो रही है उससे सर निजात मिलेगा सर। मैं कहना चाहता हूँ सर, जो हॉस्पिटल बन रहा है वो हाईटेक हॉस्पिटल होगा, और हमारे विधायक जी का जो समस्या है कि वहाँ पर जो ऑफलाइन ऑनलाइन की जो समस्या हो रही है, इस पर भी सर हम लोग हम काबू पा लेंगे। हम विधायक जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सर जो मेडिकल कॉलेज हो रहा है सर, वो एकेडमिक बिल्डिंग बन रहा है। उसमें बिल्डिंग बनने से क्या होगा कि सर वहाँ पे पेशेंट आएंगे, हमारे बच्चे भी जाएंगे वहाँ पढ़ेंगे। लेक्चर थिएटर भी है, 4 बना रहे हैं सर। दूसरा है सर पारा, क्या बोल रहे हैं आप? उधर मत ध्यान दीजिए ना, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। हाँ, मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ विधायक जी के जो चलिए, आप मनोज बाबू हस्ताक्षरी थे क्या? क्वेश्चन का हस्ताक्षरी थे आप? नहीं थे। सर लैबोरेटरी भी हम बनवा रहे हैं सर, लाइब्रेरी भी हम दे रहे हैं सर, हॉस्टल भी हम दे रहे हैं सर, डॉक्टर्स क्वार्टर्स हम दे रहे हैं, ताकि सर फैसिलिटी दे रहे हैं आपके क्षेत्र में। हमारे बच्चे वहाँ डॉक्टर बनेंगे तो वहाँ का लाभ मिलेगा। विधायक जी का जो समस्या है सर कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं सर वो सदर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ लोड ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो निश्चित तौर पर ट्रेनिंग कहाँ लेंगे, वो अपना सेवा दे रहे हैं, गरीब का इलाज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है। लेकिन हम अवगत आश्वस्त करते हैं विधायक जी को कि 25 मई अंत तक हमारा बिल्डिंग भी तैयार हो जाएगा, हमारा सदर हॉस्पिटल भी तैयार हो जाएगा, और आपको सारी समस्याओं से सर हम लेस कर देंगे सर। दूसरा है सर माननीय सदस्य, अभी 224 डॉक्टर का पद वहां स्वीकृत है सर, मात्र 94 डॉक्टर है सर। जीएनएम का पद 34 है सर, और अभी 4 ही जीएनएम है सर। टेक्नीशियन नहीं है सर, यूरोलॉजिस्ट नहीं है सर, हार्ट का डॉक्टर नहीं है सर, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है सर। इन डॉक्टरों पर ध्यान देकर उन जो पद खाली है सर उनको वहां किया जाए। ठीक ठीक सर, बता दीजिए। बिल्कुल सर, सही, इन्होंने सही कहा सर कि जो फैकल्टी है सर 113 वो जो रिक्त पद है सर हमारा, वो हम भर रहे हैं सर। मेडिकल ऑफिसर जो है सर उसकी संख्या 20 है सर, वो भी हम भर रहे हैं सर। मैं आश्वस्त कर दे रहा हूँ विधायक जी को सर। जूनियर जो रेसिडेंस है सर इसकी संख्या 44 है, वो भी हम भरने जा रहे हैं सर। माननीय मेडिकल स्टाफ, माननीय सदस्यों के सवाल सदन में आने के बाद उनका जो त्रुटि है उसका निराकरण आप कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं जब इनका जब ध्यान आकर्षण आया मेरे पास आया सर मनोज बाबू, मैं आपका जवाब दूं कि इनका जवाब दूं सर? मनोज बाबू उनको जवाब सुनने दीजिए, वो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, सफिशिएंट है। हम लोग बालू और मिट्टी में तो बहुत बोल लेते हैं सर, जहाँ जान का बना हुआ है वहाँ कुछ नहीं करते सर। और आपको जवाब सर अलग से समय हमको दीजिए इसमें कि कब तक हो पाएगा सर? निश्चित तौर पर सर मैं कहना चाहता हूं सर, राज्य को एक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री बनाया है सर। मैं काफी गंभीर हूं, आप देखिएगा कि काफी बदलाव देखने को मिल रहा है सर। मैं जाऊंगा, इनको लेके जाऊंगा, और सर ये तो सर ये विधायक जो है सर सदर हॉस्पिटल में अपना क्लिनिक चला रहे हैं। चलिए, आप सबके सेहत पर ध्यान रखिए सर, नॉर्म्स के हद है सर। आप सबके सेहत पर ध्यान रखिए, आसन के सेहत पर भी तो ध्यान रखिए, और आगे बढ़ना है। तो चलिए ठीक। माननीय सदस्य, क्या सूचना आपका बताइए, बोलिए। जी के से जानना चाहता हूँ महोदय की जो मूल प्रश्न था ऑफलाइन ऑनलाइन का जिस पर्ची कटाने से जो परेशानी हो रही उसका क्या, उस पर जवाब दिए कि नहीं महोदय? ऑफलाइन और परेशानी है पर 3-3 घंटे माननीय सदस्य मनोज बाबू, आप खुद ऑफलाइन में है न ऑनलाइन में है? उनको बोलिए इस पर जवाब दे, ऑफलाइन ऑनलाइन पर जवाब दिए। जवाब उनका हो गया, बैठिए। माननीय सदस्य, ये सर ऑफलाइन और ऑनलाइन हो गया ना, आप तो जवाब कर देंगे सर, ठीक कर देंगे, चिंता मत कीजिए। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी,
बैठिए बैठिए बैठिए। अभी नहीं, अभी ध्यानाकर्षण चल रहा है, ध्यानाकर्षण। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न को राज्य के तमाम मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आबादी को ध्यान में रख करके, जो 16 से 20% के बीच है, उनकी शैक्षणिक और सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ा हो, उसको ध्यान में रख करके पूरे प्रश्न को लाया है। लेकिन प्रश्न का उत्तर केवल एक खंड का ही आया है। इन 4 खंडों को इन्होंने हस्तांतरित किया है, कहीं उच्च शिक्षा को, तो फिर उनके कुछ भाग गए हैं सूचना उद्योग विभाग को, कई विभागों को इन्होंने हस्तांतरित किया है, कल्याण विभाग को, तो उसके उत्तर आए नहीं। राजस्व विभाग को केवल एक खंड के ही उत्तर आए हैं अध्यक्ष महोदय। तो यह तो सरकार का दायित्व होता है कि भाई सांकेतिक रूप से पूरे प्रश्न का उत्तर लेकर के हमें उत्तर दे, तब तो इस पर कुछ कहे, वरना ये तो अधूरा नहीं, 1/4 ही रह जाएगा। इसीलिए पूरे उत्तर पहले चाहिए, तब तो इस पर कुछ बहस किया जाए, कुछ चर्चा की जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, इसको स्थगित कर देते हैं। आप सबका समेकित उत्तर देंगे माननीय मंत्री जी? इसमें अध्यक्ष महोदय, MSDP जो आज PMJBK हो गया है, आज उसका हम लोग मीटिंग रखे थे, किसी कारणवश बंद हो गया। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी के बात कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। और एक ये दिए हैं बिजली का, बुनकर समिति का, लेकिन अभी तक कोई बुनकर समिति वाले मेरे पास नहीं आए हैं कि हमको सुविधा चाहिए। मंत्री जी, इस प्रश्न को स्थगित कर देते हैं। इसको समेकित अध्ययन कर करके और दूसरे डिपार्टमेंट से भी आपको अगर जरूरत पड़ेगा तो समन्वय स्थापित करने के बाद माननीय सदस्य को संतुष्ट करेंगे। माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है। सिर्फ माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि खनिज में कौन चीज, क्या क्या चीज है खनिज में महोदय, ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य का बड़ा प्रश्न है महोदय, DMFT के फंड के खर्चा की प्रणाली और रूपरेखा, उसकी नियमावली पर। उनका कहना है महोदय कि DMFT फंड 2024 से पहले 15 किलोमीटर से ऊपर के क्षेत्रों में भी, ज्यादा क्षेत्रों में भी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर रेडियस में भी काम होता था। लेकिन 2024 के बाद उसको दायरा एक सीमित कर दिया, उसकी दायरा कर दिया गया है 15 से 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर उसका दायरा कर दिया गया महोदय कि कोई भी जिला DMFT फंड का खर्चा 15 किलोमीटर के दायरे तक ही करेगा। तो मैं माननीय सदस्य को अवगत करना चाहूंगा कि चूंकि पूर्व में 15/1/2024 के पूर्व इस तरह की व्यवस्थाएं थी कि DMFT फंड की राशि को जिला समिति के द्वारा बैठक करके उसको अपने हिसाब से उसको खर्चा करता था, जिसकी दूरी भी ज्यादा थी। लेकिन महोदय, बड़ा आश्चर्य होगा आपको भी जान करके कि 15/1/2024 को खान मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत नियमावली को संशोधित करने का दिशा निर्देश प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY 2024 को समाहित किए जाने का आदेश निर्गत किया गया महोदय। और उस पर राज्य सरकार ने कई बार उनका आपत्ति दर्ज किया महोदय। 15/1/2024 को केंद्र सरकार का आता है महोदय कि नियमावली चेंज करने, जब हमारी सरकार 9/10/2024 को कई आपत्तियां, कई सुझाव, कई अनुनय विनय किया, उसके बाद भी केंद्र सरकार एक नहीं सुना महोदय, और उसी SOP पर हम लोग को काम करने के मजबूर किया गया। और तदुपरांत 9/10/2024 को ये झारखंड मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल्स 2024 का सूचित करना पड़ा महोदय। तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है महोदय। हम आपके माध्यम से सदन में कहना चाहेंगे कि महोदय, ये नियमावली जो बना है, केंद्र सरकार जो डायरेक्शन दिया है, निश्चित तौर पर राजहित में, जनहित में नहीं है महोदय। ये पूर्व की संशोधन होना चाहिए। हम चाहेंगे महोदय कि हमारी सरकार है, इस पर हम लोग पुनः एक बार प्रयास करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जितना बात बोला
उत्तर में सब हम देख चुके हैं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि खनिज में क्या क्या चीज जो समाहित है, क्या उसमें बालू, क्या उसमें पत्थर आता है कि नहीं, कि सिर्फ कोयला ही है। अगर खनिज में बालू पत्थर आदि है या फिर कोयला का जो है तो सीमांकन भी होना चाहिए किस चीज का। हमारा ये जो मिनरल जो चीज हमारे झारखंड में है सिर्फ कोयला ही तो नहीं है, खनिज से भरा ये झारखंड है। इसलिए इसका जैसे भी हो राज्य सरकार इसमें गंभीरता दिखाए और वैसे क्षेत्र में भी काम हो डीएमएफडी का, जिस क्षेत्र में बालू पत्थर आदि है। इस पर सरकार क्या कर रही है, इस पर हम जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का चिंता लाजमी है, उनकी जानकारी चाहिए, लेकिन उनका पूरक प्रश्न में नहीं है महोदय। पूर्व मंत्री जी का हाँ, पूर्व मंत्री जी का जी। उनका सदस्य, माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं वो पूरक विषय में नहीं लाए हैं कि आखिर खनिज ट्रस्ट का पैसा किससे फंड से, बालू से कितना आता है, कोयला से, और किन किन विषयों से और किन किन जगहों से आता है, तो उनका पूरक विषय में नहीं है महोदय। तो हम उनको व्यक्तिगत तौर पर कहेंगे कि अगर उस प्रश्न में नहीं है, उनको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो मैं उनको मुहैया करा दूंगा महोदय। ठीक, आपको मुहैया करा देंगे। हम वो कहाँ मांग रहे हैं, हम कहाँ मांग रहे हैं कि बालू से कितना आता है, हम उससे मांग तो नहीं रहे। हम इतना जानना चाहते हैं कि खनिज के गिनती में क्या है। वो भी प्रश्न आपका व्यापक है, लघु खनिज है, तरह तरह की बात नहीं, हमारा उसका भी जानकारी आपको दे देंगे, आप दे देंगे, बोले नहीं, हमको जो जानकारी दिया गया है उसमें है कोयला ही सिर्फ। ओह अच्छा, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि क्या बालू खनिज में है कि नहीं, पत्थर है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। हम नहीं जानना चाहते कितना आता जाता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ इतना मतलब है कि सिर्फ कोयला ही खनिज की गिनती में आता है कि बालू और पत्थर भी है। अगर बालू और पत्थर है तो उसका भी 15 किलोमीटर दूरी होना चाहिए मापा। माननीय सदस्य महोदय, हमने इसलिए कहा अध्यक्ष महोदय कि वो जानना पूरक विषय में नहीं है। उनका क्वेश्चन में कहीं नहीं है कि किससे किससे मिनरल आता है, पैसा आती है, रॉयल्टी आता है, उसमें नहीं है महोदय। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ माननीय सदस्य को कि जितने भी मिनरल्स है उस सब से रॉयल्टी आती है, चाहे वो बालू हो, कोयला हो, लोहा हो, अबरक हो, सबसे आती है महोदय। कहाँ पूछ रहे हैं महोदय कि हम कहाँ से, वो तो हम थोड़ी पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, थोड़ा सा हम सहयोग माने वो इस विषय पर नहीं जानना चाहते हैं, वो खाली जानना चाहते हैं जो खनिज में क्या क्या आता है। हाँ, यही जानना बालू हुआ, लोहा अयस्क हुआ, कोयला हुआ, यूरेनियम हुआ। मैं तो कहा महोदय, हमने तो कहा कि लोहा है, सोना है, बॉक्साइट है, कोयला है, तांबा है, यूरेनियम है, मैं तो कह रहा हूँ महोदय। सारा खनिज में ही आता है, बालू आता है, माइनर मेजर दोनों में आता है मेजर। अगर बालू में को खनिज की गिनती में है तो बालू घाट की भी दूरी डीएमएफडी में आना चाहिए। ठीक, मेरा ये सब संज्ञान में ले लीजिए माननीय मंत्री जी। ठीक है महोदय, दिखवा लेते हैं। ठीक महोदय। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी के तहत अध्यक्ष महोदय, विस्थापितों का मामला। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ बांझेरी पावर प्लांट डीवीसी का लगा हुआ अध्यक्ष महोदय, और ये सबसे पहले जो हम लोग को आंसर दिया गया है, उत्तर दिया गया अध्यक्ष महोदय, यही सबसे पहले गलत है। हमने कहा है कि विस्थापित सूची में करियावा गांव को नहीं रखा गया है, और इनका जवाब आया कि करियावा गांव विस्थापित सूची में है। अध्यक्ष महोदय, अगर करियावा गांव विस्थापित सूची में है तो हम सिर्फ सरकार से पूछना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि इसमें इन्होंने सब कुछ लिखा, बहुत डिटेल से लिखा है कि हमने फुटबॉल दिया, वॉलीबॉल दिया, जर्सी दिया, तो ट्रीटमेंट कराने के लिए शिविर में उनको लेके गया, ये दिया, सब कुछ दिया अध्यक्ष महोदय। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर विस्थापित में सूची में इसको रखे हैं तो करियावा गांव से कितने लड़कों को आपने नौकरी दिया, बस इतना बता दीजिए हमको अगर रखे आप तो। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत स्पष्ट भी है और जवाब भी स्पष्ट है। इसमें या तो पूर्ण विस्थापित, विस्थापित या प्रभावित।
तो हमने जवाब दिया, विभाग ने जवाब दिया कि प्रभावित क्षेत्र में आता है, जिसमें 411 व्यक्तियों को मासिक आधार पर वार्षिक वृत्ति का प्रदान किया है और स्वस्थ शिविर लगा करके 175 लोगों को इससे आच्छादित किया है और नेत्र शिविर लगा करके भी 13 लोगों को किया और CSR के तहत जो खेल कूद सांस्कृतिक अन्य कार्यक्रमों को भी वहाँ पर संचालित किया है, जिससे लोगों को सुविधा देने का काम किया है। ये जवाब आया है। चूंकि वो प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए जो पूर्ण विस्थापित क्षेत्र में जो चीजें करनी होती है वो चीज नहीं है, लेकिन उसको विशेष ध्यान रख रही है DVC। ये जवाब आया है। विषय थोड़ा सा समझ लिया जाए अध्यक्ष महोदय। 32 गांव का 2265 एकड़ जमीन लिया गया अध्यक्ष महोदय। किसी गांव को विस्थापित नहीं किया गया, सभी का जमीन लिया गया, किसी को डिस्प्लेस नहीं किया गया अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार करियावा का भी जमीन 245 एकड़ लिया गया, 245 एकड़ लिया गया अध्यक्ष महोदय। और 245 एकड़ में ही पूरा WC का स्पॉट बना हुआ अध्यक्ष महोदय। जो सबसे खराब क्षेत्र रहता है वो स्पॉट रहता है, किसी भी पावर प्लांट का हो चाहे प्लांट का हो, वो सबसे खराब जो क्षेत्र रहता है वो स्पॉट का क्षेत्र रहता है। पूरा जो स्पॉट बना है अध्यक्ष महोदय वो करियावा गांव में बना हुआ है और ये 32 गांव को नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन है। जब वहां पे कोई भी बहाली होता है 4th ग्रेड का या स्टाफ का, तो उसी 32 गांव में से किसी को लिया जाता है अध्यक्ष महोदय। करियावा गांव उस सूची में नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए आज तक करियावा के किसी भी नवयुवक को वहां पे नौकरी नहीं मिलता अध्यक्ष महोदय। तो हमारा कहना है जब 10 एकड़ वाले को आप उस सूची में रखे, जो गांव का 10 एकड़ जमीन गया, जहां 20 एकड़ गया, 50 एकड़ गया, 100 एकड़ गया, उसको भी आपने रखा है 32 गांव में, तो इसका 245 एकड़ अध्यक्ष महोदय गया है, तो फिर आपने इसको क्यों नहीं रखा? और इसमें आपने जो झूठ में जवाब दिया है, उसमें जवाब ले लेते हैं। माननीय मंत्री जी, विषय समझ गया ना? हाँ, इनका माननीय सदस्य का कहना है कि 245 एकड़ है जमीन करिया क्या बोलते अधिकृत किया है, गांव के मौजा से अधिकृत किया गया है, जबकि अन्य जगह 10 एकड़ भी लिया गया है, तो उसको विस्थापित होने का, प्रभावित होने का सूची में रखा गया। मैं इसको दिखवा लेता हूँ। यदि ये बात सत्य है तो निश्चित रूप से वो विस्थापित गांव की सूची में शामिल है। जी बिल्कुल, ये बात सत्य है अध्यक्ष महोदय। दिखवा दीजिए, बस एक हेल्प कर दे रहे सरकार को। हाँ, उनको दिखवा दीजिए। एक बात सुन लिया अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग वहाँ पे जिला में बैठक होता है अध्यक्ष महोदय, तो वो DVC पे फेंकता है, और जब DVC में मीटिंग होता है तो जिला पे फेंकता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए जिला में स्पष्ट निर्देश आना चाहिए और उसे विस्थापित सूची में उसको जोड़ने का काम किया जाए। ठीक, चलिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री अमित जी का क्वेश्चन का जवाब नहीं, वो कल फिर आएगा। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 24 फरवरी 2025 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय पर सभा की सहमति हो। प्रश्न यह है कि दिनांक 24 फरवरी 2025 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय पर सभा की सहमति हो। समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं। नंबर 1, बुधवार दिनांक 5 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 को आय व्यय पर सामान्य वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर हो लिए जाएं। शेष कार्य यथावत रहेंगे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। समिति की सिफारिश पर सभा की सहमति हुई। संसदीय का